बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान सुपर लीग 9 का आगाज़ हो चुका है और बड़े ज़बरदस्त मैचेस खेले जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर लाहौर कलंदर्स की टीम मुसलसल दूसरे मैच में नाकाम हो गई और दूसरे मैच में शिकस्त दी कोयटा ग्लेडिएटर्स ने, जिन्होंने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की इस मैच के अंदर। और इस मैच के अंदर पाकिस्तान का एक और उभरता हुआ सितारा नजर आया और नंबर 3 पोजीशन पर बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया नाफे ने। और नाफे के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें तो नाफे जो अब तक के हमारे पास जराए और इत्तलात से जो खबरें आई वो फेसबुक से वायरल हुए, बीपीएल खेली उन्होंने, उसके बाद पाकिस्तान डोमेस्टिक और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर उन्होंने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी कल के मैच में दिखाई। लेकिन इससे कबल हमने देखा कि सिंध प्रीमियर लीग कराची में मुनक्किद हुई थी और कराची में उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया था अपनी टीम की जानिब से और फिर वहां पर कोयटा ग्लेडिएटर्स ने उन्हें पिक किया और जब उन्हें मौका फराहम किया, पहले मैच में कुछ खासी कारकर्दगी नाफे नहीं दिखा पाए थे, लेकिन दूसरे मैच में बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। 31 बॉलों पर 60 रन बनाए और साथ साथ इस बैटर के अंदर एक क्वालिटी जो नजर आई, उस बैटर ने जो है हमने देखा कि आखिरी तक हिम्मत नहीं आ रही और मैच को क्लियर कर गए, यकीनन मैच को फिनिश किया। और फिनिशर हमारे पास बहुत कमी है फिनिशर के, अगर हम बात कर लें हमारी टीम के अंदर, तो यहां पर वो किरदार है हमने कोयटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से देखा नाफे अदा करते रहे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें शहनशाह आफरीदी के हवाले से, 2 मैचेस में उन्होंने बड़ी जबरदस्त कामयाबी के लिए तो कोशिश की लेकिन नाकाम हुए। 2 टाइटल जरूर जीता दिए उन्होंने अपने हिस्से के, लेकिन तीसरा जो नवा एडिशन चल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का, यहां पर अब तक 2 मैचेस में उनकी खातिर खा टीम की कारकर्दगी अच्छी नजर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि उनके बॉलर्स है जो टॉप क्लास है रैंकिंग कही जा रही थी पाकिस्तान सुपर लीग की बॉलिंग की, नाकाम दिखाई दे रही है। उनमें से एक खास चीज ये है कि हम देखते हैं कि जमान खान का बड़ा सपोर्ट रहता था, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हारिस रऊफ बड़ी जबरदस्त बॉलिंग किया करते थे उनकी जानिब से, लेकिन दोनों बॉलर नाकाम। और फिर बीच में हम देखते हैं कि उनके पास कोई अच्छे स्पिनर्स नहीं है, जिसके बाइस हमेशा वो स्पिनर से अटैक कर टीम को वापस ले आते थे। जहां से ऊपर से हारिस और जमान खान, शहनशाह आफरीदी बॉलिंग करते थे, वहां पर नीचे नंबर पर आकर उनके स्पिनर बड़ा अहम रोल अदा करते थे। 2 मैचेस में अच्छे स्कोर जरूर कर पाई है लाहौर कलंदर्स की टीम, लेकिन नाकामी का सामना उनको करना पड़ा है। और साथ साथ हम मोहम्मद हफीज की थोड़ी सी बात करें, बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया है, खासकर बाबर आजम के हवाले से। वो कहते हैं कि बाबर आजम को काफ़ी अरसा लगा है उन्हें जो है समझाने में कि वो नंबर 3 पोजीशन पर बैटिंग करते हुए दिखाई दें, और यही कुछ हुआ है माजी में भी न्यूजीलैंड के सीरीज़ में। और हमने देखा कि इसमें कुछ तरमीम तो ज़रूर की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको, और फिर सेलेक्टर ने और फिर मैनेजमेंट ने। जब मैचेस सीरीज़ हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ उसमें नंबर चेंजिंग हुई है और उसके बाद हमने देखा थोड़ा सा फर्क रहा, लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल हमारे पास ओपनर्स ने अपना किरदार सही तरीके से नहीं अदा किया न्यूजीलैंड के सीरीज में। पाकिस्तान सुपर लीग 9 का एडिशन जारी है और आज भी बड़े तगड़े मुकाबले मुनक्किद होंगे और अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे कि मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच खेला जाएगा। लेकिन उससे कबल हम यहाँ पर अपने डिस्कशन को जारी रखेंगे अपने शो के अंदर, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके साथ साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं नईमुल हक साहब अमेरिका से। उनसे भी सबसे पहले उनकी तरफ चलते हैं। नईमुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम, विनस टीवी को टाइम देने का। सबसे पहले तो पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज को कैसा देख रहे हैं? बड़ी तगड़ी टीम थी, लाहौर कलंदर्स की 2 टाइटल जीत चुकी थी, लेकिन लगता है आगाज अच्छा नहीं कर पाई है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर नवे एडिशन के अंदर, और बड़ा मान रखते हैं क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से कप्तानी कर रहे हैं शहनशाह आफरीदी और लाहौर कलंदर्स की भी कप्तानी करते हुए उन्होंने 2 टाइटल जिताए थे। जी भी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे एक दफा फिर लाइन पे लिया। शहजादा साहब, अभी तो मोइन साहब अभी ये शुरू हुआ है, जाहिर है उनकी भी अच्छी टीम है, थोड़ा स्पिनर्स का उनका मसला आ रहा है, लेकिन बहरहाल पहले 2 मैच हारने के बाद थोड़ा मोरल डाउन भी हुआ होगा उनका, लेकिन अभी तो शुरू हुआ है और इस दफा कोयटा ने बड़ा अच्छा आगाज किया है, पहले 2 मैच जीते हैं, उनकी कप्तानी में तब्दीली आई है, पता नहीं अब वो कप्तानी की वजह से हुआ है या उनकी टीम इस दफा बेहतर है। मेरे हिसाब से टीम उनकी ज्यादा बेहतर है इस दफा, क्योंकि उन्होंने अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ अपना आगाज किया है। दूसरा, अभी आपने नाफिक की बात की, तो कल मैंने उसको बैटिंग करते हुए देखा, बहुत
अच्छी बैटिंग कर रहा था और बड़ा क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा था वो। ऐसा नहीं कि वो आया उसने बल्ले चला दिए हो और उसने वो 50 रन कर दिए हो या 60 रन कर दिए हो। बड़ा प्रॉपर क्रिकेटिंग खेल रहा था और उसके 2-3 शॉट्स अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा टैलेंट है। अब मुझे नहीं पता, मुझे ज्यादा नाफे के बारे में पता नहीं है। जिस तरह आपको भी इतना नहीं पता, मुझे भी इतना नहीं पता। मुझे इतना पता है कि कराची के इलाके मेट्रोविल से उनका ताल्लुक है। क्रिकेट उन्होंने बचपन से खेलनी शुरू की और साइम के बड़े अच्छे दोस्त हैं। पाकिस्तानी साद बेग जो कप्तान अंडर 19 टीम के, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं वो, और उनको लाने में बड़ा हेल्प आउट रहा है इन दोनों प्लेयर्स का। हाँ, तो आप उसको देखे, वो बड़ा अच्छा क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि बड़ा मिच्योर टाइप की क्रिकेट खेली है उसने। ऐसा नहीं कि वो आया हो और उसने आगे इधर उधर बल्ले चला दिए हो, उसके रन बने हो। बहुत प्रॉपर तरीके से वो बैटिंग कर रहा था। आई होप कि पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो, क्योंकि मैं उसको देख रहा था। जब मैंने उसको देखा तो उसने कोई बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली भी नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा टैलेंट है। अच्छा, नाफे के हवाले से तो हमने एक चीज़ खास नोट की कल नईमुल हक साहब है कि वो मैच को फिनिश करने वाले हमारे पास बैटर्स बहुत कम है, लेकिन कल उसने मैच को फिनिश किया। बहुत कॉन्फिडेंस से खेला, बहुत कॉन्फिडेंस से खेला और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेला। ऑफ साइड पे भी अच्छा खेल रहा था, ऑन साइड पे भी अच्छा खेल रहा था। और उसने जो दो जो छक्के मारे थे, उसने एक हारिस रऊफ को मारा उन्होंने, शहनशाह अफरीदी को मारा उसने उन्होंने, लेफ्ट साइड पे मारा था और एक थर्ड मैन पे। तो ऐसा नहीं कि उसने वो बल्ला चलाया था, बड़ा प्रॉपर तरीके से खेलते हुए उसने वो छक्के मारे थे। तो लेट्स सी, अभी तो उसने शुरू किया है, आगे के मैचों में देखें, उसको प्रॉपर चांस देना चाहिए। और उसको उन्होंने जिस नंबर पे भेजा था, मैं ख्याल नंबर 4 पे आया था वो, तो बहुत अच्छी उसने मतलब बैटिंग की है नंबर 4 पे। तो अभी देखें, अभी तो बहुत 7-8 मैच बाकी हैं, लेट्स सी के चलें 7-8 मैच बाकी हैं। इससे टूर्नामेंट का आगाज़ तो हो चुका है और अब तक तकरीबन 2-2 मैचेस हो चुके हैं टीमों के। और अगर हम देखें तो कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद की टीम ऐसा लगता है कि बड़ी जेल होकर खेलती हुई नज़र आई है। दोनों टीमों के हवाले से क्या कहेंगे? माजी में अगर हम देखें तो कोयटा ग्लेडिएटर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, कप्तान चेंज हुए, अब ऐसा लगता है बड़ा जेल होकर टीम खेलती हुई दिखाई दे रही है कोयटा की। और फिर 1 से 2 बॉलर्स मोहम्मद आमिर के आने से, सोहेल खान के आने से, अकील के आने से ऐसा लगता है बॉलिंग बड़ी मजबूत हो गई है कोयटा ग्लेडिएटर्स की। सर, मैं वही तो कह रहा था कि अब ये पता नहीं ये कप्तान की तब्दीली से है कि उन्होंने पिक इस दफा अच्छे किए हैं। इस दफा उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी लग रही है। पहले जो वो लास्ट 2-3 दफा से खेल रहे थे, मुझे नहीं लग रहा था कि वो अच्छी तरह ड्राफ्ट कर रहे थे। इस दफा उन्होंने बड़ी अच्छी ड्राफ्टिंग की है, उनकी बॉलिंग तगड़ी हो गई है। स्पिनर उन्होंने ऐड किया है, मैं ख्याल अबरार खेल रहा है और इब्रार खेल रहे हैं, अकील खेल रहे हैं, डग आउट पे उस्मान तारिक बैठे हुए हैं जिन्होंने सिंध प्रीमियर लीग के फाइनल में 5 खिलाड़ियों को आउट किया था 16 रन देकर, वो भी डग आउट पर बैठे हुए हैं। वही मैं कह रहा हूँ, इस दफा उन्होंने पिक अच्छे किए हैं, उनकी ड्राफ्टिंग इस दफा अच्छी थी। मेरे ख्याल उन्होंने वर्क चलें दूसरी तरफ आते हैं इस्लामाबाद की बात कर लें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में हम देखते हैं कि बैटिंग बड़ी मजबूत है उनकी। इस्लामाबाद की टीम हमेशा से बहुत अच्छी रही है, वो हमेशा से बड़ी अच्छी टीम रही है, बड़ा कंसिस्टेंट वो लोग खेलते हैं। उनकी जो काफी लड़के जो हैं उनके, मेरे ख्याल काफी लड़के तो उनके एक ही टीम से मतलब खेल रहे हैं काफी अरसे से, और उनकी टीम हमेशा से अच्छी रही है। चलें अच्छी रही है। थोड़े से नंबरों की चेंजिंग पे थोड़ी सी बात करें। नईमुल हक साहब सऊद शकील कोयटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से ओपनिंग करते दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे उनके हवाले से? और दोनों मैचेस में रन कर लिए हैं सऊद ने, पहले मैच में 74, दूसरे मैच में 40 रन स्कोर किए हैं उन्होंने। सर जी, बड़ा सरप्राइजिंग था सऊद शकील का। उन्होंने T20 में भी प्रूव किया कि वो T20 भी खेल सकते हैं। मसला ये होता है जब आप एक लड़के का नंबर चेंज कर देते हैं। अब सऊद शकील का तो कोई था नहीं कि वो T20 का भी प्लेयर है, लेकिन उसने तो यह प्रूव किया कि वो T20 भी खेल सकता है। तो ये मैं हमेशा से कहता हूँ, जो लड़का लंबी क्रिकेट खेलता है, जो 4 रोजा क्रिकेट खेलता है, जिसको क्रिकेट खेलनी आती है, तो वो हर किस्म के क्रिकेट में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। चाहे वो 4 डे क्रिकेट हो, चाहे वो 1 डे क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो। अब आप देख लें, उसने आपके यहाँ के प्रूफ किया कि वो T20 भी खेल सकता है।
चले T20 भी खेल सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें शहनशाह आफरीदी के हवाले से, लाहौर कलंदर्स के हवाले से, तो 2 मैचेस में शिकस्त हो गई है। आपको क्या लगता है कि लाहौर कलंदर्स की कप्तानी शायद सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं शहनशाह आफरीदी पिछले 2 मैचेस में, जो हमने देखा है गुस्से का इजहार बहुत ज्यादा करते नजर आए हैं हमें। वही मसला होता है मोइन साहब के आप शाहीन शाह अफरीदी में कल लास्ट 2 टूर्नामेंट जीते हैं, तो एकदम उन्हें पाकिस्तान का भी कप्तान बना दिया गया। तो उनकी एक तो टीम बहुत अच्छी थी लास्ट 2 में, जो वो टूर्नामेंट खेले थे EBSL जो लास्ट खेले थे, बहुत अच्छी टीम थी उनकी। इस दफा उनकी मैं कल बीच में जो बॉलिंग करानी होती है ना, तो उनके पास बीच का बॉलर नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे अपने हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और जमान खान भी। तो अभी तक ये तीनों मैं कल दोनों मैचों में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, और उनके पास स्पिनर को इतना अच्छा नहीं है। तो बीच में उनके यहाँ राशिद खान आ जाता था, वो विकेट्स पिक करता था, तो उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो जाती। चले बॉलिंग बड़ी जबरदस्त होती हुई दिखाई देती है। नईमुल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा, हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है। जाफर हुसैन साहब ने भी हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है। जाफर साहब, आपसे ये नईम साहब कह रहे हैं कि शायद बॉलिंग उनकी जेल नहीं कर पा रही है लाहौर कलंदर्स की, क्या कहेंगे? कल एक और शिकस्त है लाहौर कलंदर्स को हुई। सबसे पहले तो नईम साहब को हमारा आदाब कहिए, और बाकी ये है कि बिल्कुल अच्छा तज्जिया कर रहे थे नईम साहब। लाहौर कलंदर की जहाँ तक बात है, वो अभी तक रिदम में नहीं आए, और ख़ास तौर पे डेविड वीज़ा वहाँ पे उन पे बेंच पे बैठे हुए, तो उनको नहीं खिलाया। फिर आपके राशिद खान के ना आने से बड़ा नुकसान हो रहा है उनको, क्योंकि बिल्कुल सही बात की नईम साहब ने कि मिडल ऑर्डर्स में जो है ना, कोई ऐसा बॉलर्स दिखाई नहीं दे रहा जो विकेट हासिल कर सके। और दूसरी बात यह है कि कोयटा ग्लेडिएटर की जिस तरह नाफे ने बैटिंग की है, उसने साबित कर दिया कि भाई हमारे जो पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो कहाँ खड़ा हुआ है, ये चीज़ नज़र आना शुरू हो चुकी है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि आपके मैन बॉलर लगे हुए थे, हारिस, शाहीन, आपका जमान, ये मैन बॉलर हैं पाकिस्तान के, जो कि T20 के फॉर्मेट के जो है ना आपके बेहतरीन बॉलर्स खिलाते हैं। लेकिन एक नए बच्चे ने, जिसका दूसरा मैच था, और उसने आउट क्लास कर दिया उनको, सबको जो है ना वो सामने ला के खड़ा कर दिया कि किस तरीके से पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन। लेकिन देखना ये पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो बैटर्स हैं ख़ास तौर पे बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं थ्रू आउट इस पूरे आपके जो डोमेस्टिक सीजन गुजरा है, इसमें आप देख लें, आपके T20 नेशनल T20 गुजरा, उसमें आप देख लें जो हमारे बैटर्स थे उनकी बैटिंग जो थी बहुत आउट क्लास थी, लेकिन उसमें भी हमारे बॉलर्स ने इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई थी। तो ये भी चीज़ मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि हमारी जो पिचेस बनाई जा रही हैं वो किस तरीके से सपोर्ट कर रही हैं बैट्समैन को, इस चीज़ पर बड़ी निगाह डालनी पड़ेगी। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हम यहाँ पे तो कामयाब हो जाते हैं, हमारे बैटर्स तो अच्छा खेलते हैं लेकिन बाहर जाके नाकाम होते हैं, उसका क्या रीजन है, ये चीजें निकालनी पड़ेंगी। बिल्कुल, इस चीजों को निकालने पड़ेंगे। एक और सवाल मैं नईमुल हक साहब से मजीद कर लूं। नईम साहब, क्योंकि मैंने बैटिंग ऑर्डर की तब्दीली की बात की, तो साहबजादा फरहान मुसलसल 2 मैचेस में निफ सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। आप कैसा देख रहे हैं उन्हें? अगर उनको उनके नंबर पर टीम में क्योंकि सिलेक्ट हो चुके हैं वो, और न्यूजीलैंड सीरीज में भी मौका फराहम किया गया उन्हें, आप समझते हैं उनके अपने नंबर पर उनको चांस दिया जाए तो जिस तरह 2 मैचेस में हमने देखा निफ सेंचुरी स्कोर की और मुकम्मल फॉर्म लगी हुई है साहबजादा फरहान की, तो वो ज्यादा बेस्ट हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? मोइन साहब, अब आप मुझे ये बताएं कि हम कितने ओपनर्स को ट्राई करेंगे, कितने ओपनर्स लेके जाएंगे। अब हम पहले हमने सैम अयूब को ट्राई किया है। सैम अयूब मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, उसको तो T20 में एज ए ओपनर ही खिलाना चाहिए। अब दूसरा फिर रिजवान आ जाता है, फिर बाबर आ जाता है, फिर अब आप कह रहे हैं कि ये साहबजादा फरहान है। जाहिर है वो उसने 2 मैचों में बड़े आउटस्टैंडिंग 50 रन किए, लेकिन हमें देखना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि हमें किन के साथ जाना है। क्योंकि साहबजादा फरहान को हम जब लेके गए थे तो या तो हम उन्हें 1-2 मैचों में ओपन कराते, वहाँ पे हमने उसको ओपन का चांस तो दिया नहीं। एक मैच में पता नहीं वो 7वें पे आया, एक मैच में शायद वो नंबर 4 या 5 या 6 आया था, मुझे याद नहीं। लेकिन मसला वही आ जाता है ना कि T20 में हर आदमी ओपन करना चाहता है, क्योंकि ओपनर को ज्यादा चांस होता है। अगर ओपनर होता है तो वो लंबे रन कर सकता है, तो उसके बाद अगर आपके 2 ओपनर 8 या 10 ओवर खेल जाते हैं तो नीचे वालों को पर इतना प्रॉपर मौका मिलता नहीं है। तो T20 में होता यही है कि नंबर 3 से 4 जो होते हैं वो होते हैं, उसके बाद एक फिनिशर आता है जो आगे चल के आपको रन्स करता है, जिस तरह इफ्तिखार को हमने टीम में रखा हुआ है। तो अब T20 का यही मसला है। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमको किसके साथ जाना है, क्योंकि वर्ल्ड कप के जब जाएंगे आप
तो आपको प्रॉपर तरीके से अपनी टीम बनानी होगी कि ये हमारे ओपनर हैं और ये हमारे मिडिल ऑर्डर है। चले मिडिल ऑर्डर है, ओपनर के हवाले से अगर थोड़ी बात कर लें तो नईम उल हक साहब है, जो मोहम्मद हफीज का बयान आया अभी सामने, वो कह रहे हैं कि बाबर आजम को काफ़ी वक्त लगा कि नंबर 3 पोजीशन पे खिलाने के लिए। आप समझते हैं कि ये मीटिंग अच्छी रही थी उनकी, लेकिन वो नंबर 3 पोजीशन पर भी आकर कारामद साबित हुए? नहीं, बाबर आजम तो किसी भी नंबर पे खेल सकता है। बाबर आजम का तो ये है कि आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो किसी नंबर भी खेल सकता है। लेकिन T20 में मेरे हिसाब से क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी बैटिंग अगर आप रखेंगे तो हर एक की बैटिंग आती भी नहीं है। उसमें आपको प्रॉपर 4 से 5 बॉलर खिलाने होते हैं, रेगुलर बॉलर, ऐसा नहीं कि तीतर और बटेर वाला कि आधा बैट्समैन आधा बॉलर। तो उसमें आपको 4 बॉलर तो प्रॉपर खिलाने होते हैं और 4-5 बैट्समैन खिलाने होते हैं। तो बाबर आजम मेरे ख्याल नंबर 3 पे भी ठीक है। एज ए ओपनर भी वो ठीक ही था, रन्स कर रहा था, नंबर 1 था T20 में भी। तो मेरे हिसाब से बाबर आजम नंबर 3 सही है। अब आपको ओपनर आपको 2 अपने सिलेक्ट करते हैं कि आपको किसके साथ जाना है। साहबजादा फरहान है, सैम अयूब है, आपका ये, और तीसरा मैं भूल रहा हूँ कौन। अच्छा, आपकी अगर बात करें ना तो आपने 3-4 नाम तो ले लिए, लेकिन नाफे भी एज ए ओपनर ही बैटिंग किया करते हैं सर, वो विकेट कीपर भी हैं जी। तो अब आप देख लेना आप किस किस को लेके जाएंगे। आजम खान को भी आपने टीम में रखा हुआ है। अभी जब जो आपने इंग्लैंड की टीम के खिलाफ अपनी जो टीम अनाउंस की है बहुत जल्दी कर दी, लेकिन उसमें आजम खान भी है, उसमें नाफे तो खैर दूर दूर तक नहीं है, उसने तो अभी क्रिकेट शुरू की है। साहबजादा फरहान भी है, अभी आपने उससे विकेट कीपिंग भी करा ली लाहौर कलंदर ने, जो कि वो प्रॉपर विकेट कीपिंग। अच्छा, आखिरी सवाल है नईम उल हक साहब है, पाकिस्तान के जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, मोहसिन नकवी के हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरह अभी उन्होंने चार्ज संभाला है और फिर जिस तरह के स्टेप ले रहे हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए, कैसा देख रहे हैं उन्हें अब आप? मुझे मोहसिन नकवी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी है कि नहीं है। मैं उन्हें एज ए चीफ मिनिस्टर तो मुझे याद था कि वो शायद चीफ मिनिस्टर थे या कुछ थे, अभी भी है शायद वो निगरान हुकूमत जो चल रही है। तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कितने अरसे तक रहेंगे। यहाँ तो कोई भी किसी को नहीं पता कि चेयरमैनशिप है कितने अरसे तक इनको सौंपी गई है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अब मुझे ये तो पता नहीं वो रहेंगे नहीं रहेंगे। चले, बहुत शुक्रिया आपका। जो है नईम उल हक साहब है अमेरिका से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे और अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का नईम उल हक साहब है आपका, बहुत बहुत है। जावेद साहब है, बात आप क्योंकि काफी देर से इंतजार में थे कि कब आपकी बारी आए बोलने की, तो शुरुआत करते हैं। मोहम्मद हफीज के हवाले से थोड़ी बात हो रही थी, क्या कहेंगे हफीज के हवाले से इस बयान पर? इसमें कोई भी इतनी कोई खास नहीं। जिस तरीके से कह रहे थे कि हफीज भाई जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये बताएंगे वो बताएंगे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है भाई, बाबर के साथ बात की है। वो कह रहे हैं कि 2 महीने लग गए मुझे कायल करने में कि भाई आप नंबर 3 पे खेल लें। तो वो है कि उन्होंने नंबर 3 पर खेलना शुरू कर दिया। अब उन्होंने कायल करके नंबर 3 पे तो खिला दिया है, क्योंकि ओपनर्स और वन डाउन इसमें कोई ज्यादा टेक्निक का फर्क नहीं होता। ओपनर्स की भी तकरीबन वही टेक्निक होती है जो वन डाउन प्लेयर की होती है, क्योंकि उसके बाद जो टेक्निक जो है चेंज होती जाती है, मिडल में आ जाए नीचे आ जाए। तो ये हफीज ने बहुत अच्छा किया था और बाबर ने भी मान लिया, और उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिल गया था न्यूजीलैंड में सीरीज में, जो आपने कॉम्बिनेशन छोड़ के वन डाउन उनको करवाया था और आपके ओपनर जो थे वो कुछ नहीं कर पाए। बाबर ने तो उस पर नंबर 3 पे भी आकर स्कोर कर दिया। तो हफीज का मैं समझ रहा हूँ कि ये तजर्बा जो है ये कोई अच्छा नहीं रहा। चलें, हफीज का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि बड़ी तजिया कर लिया है दो उन्होंने, जाफर हुसैन ने भी और ख़ासकर नईम उल हक साहब जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे अमेरिका से, उन्होंने भी। नाफे के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा बैटर निकल कर आया अब सामने। असल में मोइन भाई ये कोयटा ग्लेडिएटर के लिए जो ना वेमन रिचर्ड का पाकिस्तान में आना मुझे लगता है बड़ा नेक शगुन है और कोयटा को रास आ गया है। और उसके बाद कोयटा के जो प्लेयर्स है और इस दफा जो कॉम्बिनेशन बन गया पहले मैच से ही कोयटा का, तो बहुत जबरदस्त है। देखिए अपने दोनों मैच जीत गई है। और आप बात कर रहे हैं ख्वाजा नाफे की, नाफे ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। उस लड़के ने प्रूव कर दिया था पहले मैच में ही, हत्ता कि उनको एक आखिरी मैच की बॉल मिली थी उस पर भी उन्होंने बाउंड्री ही जड़ी थी, तो उससे ही पता चल गया था इस लड़के में करंट है। और वैसे भी फेसबुक पे तो काफी इसकी शाटें मशहूर हैं, लोग देखते रहते हैं।
लेकिन बहुत अरसे बाद पाकिस्तान को एक ऐसा प्लेयर मिला है जो वन डाउन की पोजीशन पर आकर खेल रहा है और मैच फिनिश कर कर लेकर गया है। और आपके सामने पाकिस्तान की क्रीम जो बॉलिंग की कही जा सकती है, जो बड़े नाम थे, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ हो गया, जमान खान हो गया, नाफे ने उड़ाकर रख दिया उस बच्चे ने। जो उसने शॉट खेली, एक तो होता है ना, आप कहते हैं कि जी वो लग गई शॉट बना के, उसने सारी शॉटें प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉटें खेली हैं, बनाकर खेली हैं और इसका फ्यूचर भी अच्छा नजर आ रहा है जिस तरीके से उसने बैटिंग की। और आपको पता है कि उसके साथ प्लेयर आते गए, आउट होते गए, लेकिन आखिरी देखें, आखिरी ओवर में जाके पहली बॉल पे उसने मैच फिनिश किया। तो ये कोयटा ना के कोयटा के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फिनिशर आपके पास आ नहीं रहा है। चले फिनिशर नहीं आ रहे और इससे नाफे के आने से शायद ऐसा लगता है फिनिशर अच्छा बैटर निकल कर सामने आया है। जाफर हुसैन साहब की तरफ चलते हैं। जाफर साहब, मैच है कल जीता है कोयटा ने और जिस तरह आगाज इस PSL 9 में कोयटा का रहा है, आप समझते हैं कि एक अच्छा शगुन कह सकते हैं? क्योंकि माजी में अगर हम देखें तो कोयटा की टीम है इस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही थी, या कप्तान की तब्दीली, क्योंकि अगर कप्तानी की तब्दीली की बात करें तो आखिरी लम्हात तक शायद ऐसा नहीं लगता था कि कप्तान चेंज होगा। जो इफ्तिताई तकरीब थी, ट्रॉफी की रुनुमाई थी, वहां पर भी हमने देखा कि सरफराज अहमदी मौजूद थे वहां पर, फिर शेन वॉटसन के आने के बाद ये कप्तानी चेंज हुई। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, कप्तान की चेंजिंग तो करनी थी क्योंकि नदी उमर साहब ने कह दिया था कि वो चेंज करेंगे। इंतज़ार था शेन वॉटसन के आने का, जो जिन्हें कोच बनाया गया है, और नए कोच की क्योंकि राय बहुत ज़रूरी थी, इस वजह से उनका इंतज़ार था कि वो जैसे ही आएंगे तो उनसे बात करके फिर वो ऐलान करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है टीम का, मैनेजमेंट का, जो कि वो चलता है सिलसिला। लेकिन जहाँ तक बात हो रही है कि एक अच्छा आगाज़ लिया है इस टूर्नामेंट में कोयटा ग्लेडिएटर ने, तो नो डाउट एक बहुत अच्छे तरीके से पहले ही मैच में उन्होंने जो है ना वो शानदार कारकर्दगी दिखाई, और दूसरे मैच में तो उन्होंने जो साबिक चैम्पियन थी उस टीम को हराया है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा जस्टर जाता है पूरे पाकिस्तान में कि जिस तरीके से जो है ना कोयटा ग्लेडिएटर ने अपना आगाज़ लिया। क्योंकि 4 साल अगर आप देख लें तो उस 4 साल में जो है ना वो कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा था टीम का। हर जब भी हम पूछते थे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान से या किसी से भी, हम जब मालूमात करते थे कि भाई क्या वजह शिकस्त के, क्या असबाब हैं, तो पता यही चलता था कि कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो कॉम्बिनेशन इस मरतबा जो है ना एक अच्छा खासा एक बन चुका है, क्योंकि कोई ऐसा बैटर इनको नहीं मिल रहा था जो कि इनिंग्स को लेकर चले। मेरे ख्याल में नाफे की सूरत में जो है ना एक अच्छा एक बैटर जो है ना निकल कर सामने आया है। भाई मैन जो डिफरेंस नजर आ रहा है ना, जैसे जैसन रोएक के साथ सऊद शकील ओपन कर रहा है। आपको पता है पहले मैच में इन्होंने 157 रन का स्टैंड दिया था और ये लाहौर के खिलाफ भी 69 रन का स्टार्ट दिया, और उसके बाद देखें फिर जो आके नाफे ने संभाला है। तो मुझे ये लग रहा है ये ओपनिंग स्टैंड जो चल रहा है ना, कोयटा के जो ओपनर आए और खासकर सऊद शकील जिस पॉजिटिव मूड में खेल रहा है, तो ये सारी चीजें कोयटा के हक में जा रही हैं। मेरे ख्याल में सऊद शकील जो है ना वो लास्ट ईयर का बदला ले रहे हैं शायद, ना खिलाने का। ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं वो ऐसा बॉलर्स की धुनाई कर रहे हैं कि वो गुस्सा निकाल रहे हैं। चलो गुस्सा निकाल रहे हैं। इस पे शेन वॉटसन का कितना किरदार आप देख रहे हैं, क्योंकि सऊद शकील मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं, उन्हें जो है PSL के 9 के अंदर कोयटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से ओपनिंग करते दिखाई दे रहे हैं। दोनों मैचेस में उन्होंने रन किया है, लेकिन जब अगर इंतखाब हो जाता है पाकिस्तानी टीम के लिए सऊद शकील का, तो आप समझते हैं उन्हें किस नंबर पर उन्हें मौका फराम किया जाएगा? एज ए ओपनर तो वो रन कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर पर अगर हम देखें तो टेस्ट मैचेस में अच्छे बैटिंग करते दिखाई दिए हैं वो। तो देखिए वही बात है ना कि जब आपको एक कोच जो है ना वो उसकी निगाह होती है, उसने देखा कि भाई सऊद शकील को इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि वो उसने किसी मैच में ओपनिंग की हो। तो मेरे ख्याल में कि ये अच्छा फैसला था जिसमें सऊद शकील को जो है ना वो ओपनर ला के खड़ा किया और जैसन रॉय के साथ उन्होंने ओपनिंग करवाई, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बनवाया गया। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है और रिजल्ट सामने आ रहा है। तो ये कोच और टीम मैनेजमेंट, सिर्फ एक कोच की बात नहीं, टीम मैनेजमेंट को भी इसमें जो है ना वो क्रेडिट देना पड़ेगा। मोइन खान हो गए आपके साबिक कप्तान, हो गए आपके सरफराज हो गए, टीम मैनेजर आजम खान हो गए, इन सब के टीम मैनेजमेंट के जो एक पूरा एक राय होगी कि सऊद शकील को लाके उन्होंने ओपनिंग स्टैंड पे खड़ा किया। तो अच्छा, यहाँ तो क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ शहनशाह अफरीदी भी बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं नौजवान ख्वाजा नाफे को। कल उन्होंने अपना बैट भी उन्हें गिफ्ट किया। देखिए बात यह है कि नाफे ठीक है इस गेम में तो चल गए, लेकिन आगे क्या करते हैं ये है, क्योंकि हर बात हर एक ही
इनिंग्स पे जो है ना वो हम उसको ये नहीं कर सकते थे कि ये बहुत ही आउट क्लास हो गया और उसको सेलेक्ट कर ले। मेरे ख्याल में अगले आने वाले मैचेस जो है ना वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। देखा यह जाता है जिस तरीके से वो खेल हैं, नो डाउट आउटस्टैंडिंग खेल है उनका जो कॉन्फिडेंस था वो दिखाई दे रहा था, जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स मारे हैं और वो नो लुक शॉट जो कि बड़ा फेवरेट शॉट कहलाता है नाफे का। तो मेरे ख्याल में इस तरीके से जो कॉन्फिडेंस दिखाई दिया है बैट्समैन का, ये एक अच्छा जस्टर जाता है कि अच्छे खिलाड़ी की सूरत में ये मिले। लेकिन यही बात है कि आगे देखना पड़ेगा कि कितने इनिंग्स में ये परफॉर्म कर पाते हैं। अगर थ्रू आउट ये करते हैं पूरे टूर्नामेंट में तो मेरे ख्याल में एक अच्छा आपको जो है ना एक अच्छा चीज़ अफजादा फरहान के हवाले से जावेद साहब थोड़ी सी बात करें और फिर इसी टीम के जलाद खान के हवाले से भी थोड़ा सा बात करेंगे। बड़े अच्छे छक्के उन्होंने कल मारे हैं। बिल्कुल मोइन भाई, साहबजादा फरहान को देखें तसल्सल के साथ उसने लाहौर कलंदर की तरफ से जो है दोनों मैचों में 60+ रन्स कर दिए हैं, लेकिन बस उनके साथ बैड लग ये है कि फ़खर जमान चले इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे कबल है हम आपको एक और ब्रेकिंग दे दें। और आज जो इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच खेला जा रहा है और इसमें जो है मुल्तान सुल्तान ने जो है टॉस जीता है इस मैच में और फील्डिंग करने का फैसला किया है। और अब देखते हैं क्योंकि चेज़ ज़रा सा आसान है करती हुई दिखाई देगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है, लेकिन इस दफ़ा उन्हें बैटिंग करनी है पहले और मुल्तान सुल्तान ने जो है फील्डिंग कर रहे हैं। तो अब इसका आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि मैच जब स्टार्ट होगा तो आया इस मैच का नतीजा क्या आता है ये यकीनन हम आपको ज़रूर बताएंगे अपने अगले शो के अंदर। लेकिन उससे कबल हम आपको यही ब्रेकिंग दे सकते हैं कि इस वक्त जो मैच के आगाज़ है, आगाज़ से कबल मुल्तान सुल्तान ने इस मैच में टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला है। जावेद साहब बात हो रही थी साहबजादा फरहान की और जलाद खान के हवाले से। हाँ, वही बात कर रहे थे कि साहबजादा फरहान तो आपको पता दोनों इनिंग्स में उसने 60+ रन्स कर दिए हैं और बस जब तक वो फ़खर का बैट खामोश है तो ये फरहान रन्स कर रहा है। और बात जहादात खान की करें आप, जहादात खान के छक्कों ने कल स्टेडियम में लाहौर कलंदर के शायकीन को भरपूर तफरी के लम्हात मुहैया कर दिए थे, क्योंकि उसके बाद थ्रू आउट उनकी टीम तो कुछ नहीं करी। लेकिन जलाद खान पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो नीचे के 6-7वें नंबर के प्लेयर हैं वो कोई भी छक्के मारने वाला प्लेयर नज़र नहीं आ रहा। उस लड़के ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ अबरार जैसे मिस्ट्री बॉलर को एक ही ओवर में 3 छक्के मारे हैं, कमाल के 6 थे। और फिर उसके जो छक्के थे वो बता रहे थे 17 बॉलों पे 45 रन। अगर इनके 45 और फरहान के अगर 62 रन लगा दे तो लाहौर तो किसी स्टैंड पे नहीं खड़ी थी, उनके तो 100 होते मुश्किल नजर आ रहे थे। लेकिन जहादात खान के छक्कों ने बहुत ही जबरदस्त मैच का लुत्फ कर दिया। कम से कम लाहौर के शायकीन जो है वो 2 दफा हार तो चुके हैं, लेकिन जहादात खान के छक्कों ने उन्हें जो है कुछ जो है सुकून दिया होगा। इसमें सुकून दिया है। लेकिन इसी में हम देखते हैं जाफर हुसैन साहब है कि फ़खर जमान बड़ा मेन किरदार है फ़खर जमान का लाहौर कलंदर्स के लिए, और दोनों मैचेस के अंदर वो नाकाम नज़र आए हैं फ़खर जमान है। यकीनन उनकी जितनी भी इनिंग्स है मैंने देखी है कम से कम वो ये कि कंटिन्यू रन नहीं स्कोर करते हैं, 4 मैचेस के बाद 1-2 इनिंग वो लंबी खेल जाते हैं और यही कुछ वो PSL में भी करते दिखाई दे रहे हैं। जाफर साहब नहीं, देखिए एक अच्छी बात यह है कि खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है खेलने का, और ख़ास तौर पे जो आज का मैच खेला जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का, तो इन दोनों का अगर मवाजना किया जाए तो मुल्तान सुल्तान की टीम इस मरतबा बहुत ही हल्की आई है। अगर आप देखें पूरी टीम का, अगर लेकिन पहले मैच में तो कामयाबी हासिल कर ली उन्होंने, मैचेस में कामयाबी हासिल कर ली, ये अच्छी बात है, लेकिन ऑन पेपर जो है ना इतनी मजबूत टीम नहीं दिखाई दे रही जितनी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड है। अगर आप देखें, और आज तो इमाद वसीम को भी चांस दे दिया है शादाब खान ने, तो मेरे ख्याल में पिछला मैच भी खेले थे और 4 ओवर में उन्होंने 33 रन दिए थे इमाद वसीम ने। हाँ, देखिए वही बात है ना कि आज इस दफ़ा भी उनको जो है ना शामिल किया गया, तो उसका रीज़न ये है कि कॉन्फिडेंस है उनको, अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस है, और ख़ास तौर पे फ़हीम अशरफ वगैरह भी इस टीम में शामिल हैं। तो एक अच्छी कॉम्बिनेशन बना हुआ है मुल्तान सुल्तान का के ख़िलाफ़ जो है ना अपने इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो शादाब खान की मुझे वैसे भी उसकी जो है ना एनर्जेटिक बड़े खिलाड़ी हैं। अच्छा, शादाब के हवाले से अगर हम देखें पिछले मैच में बड़े ऊपर नंबर पर बैटिंग करने आए हैं वो 3 डाउन, आप समझते हैं कि टीम में जगह बनाने के लिए शायद वो क्या ऊपर नंबरों पर बैटिंग करने को तरजीह दे रहे हैं और आके लंबी हिटिंग करते दिखाई दिए। और बड़ी तारीफें यहाँ पे एक और बैटर्स की करते हैं सलमान अली आगा की, और जिस किस्म की उन्होंने पहले मैच में बैटिंग की ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सिलेक्टर को T20 के लिए जो है सिलेक्ट करने पे मजबूर करती हुई दिखाई दे रही है उनकी इनिंग सलमान अली आगा की। देखिए सलमान अली आगा नो डाउट बड़े बेहतरीन प्लेयर हैं और जिस पोजीशन पे भी खिला लें, वो 7
7वें नंबर पे भी उसी तरीके से खेलते हैं जो उनका स्टाइल है। आप उनको दूसरे तीसरे नंबर पे खिला रहे हैं, आप उसमें भी उनका वही स्टाइल है खेलने का और रन्स बना रहे हैं। मज़े की बात यह है कि प्लेयर जो है ना जाके वो थोड़ा सा स्टे करता है लेकिन वो रन्स बनाते हैं। बाकी रह गई बात शादाब की, तो शादाब पिछले 3 साल से जो है ना वो ऊपर नंबर पे ही खेल रहे हैं और लास्ट ईयर भी आप देखेंगे उन्होंने जो है ना ओपनिंग भी की है, 1 डाउन भी खेला है। तो मेरे ख्याल में शादाब खान सिर्फ इस वजह से नहीं कि वर्ल्ड कप के लिए वो अपने आप की अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना के टीम में सेलेक्ट होना चाह रहे हैं, वो उनको सेलेक्ट होना भी चाहिए क्योंकि इस तरह का बॉलर जो है ना वहाँ की विकेटों पे बड़ा कारआमद साबित होगा। अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में ख़ास तौर पे जो इनकी बॉलिंग है शादाब की वो बहुत आउट क्लास है और ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं शादाब। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा टीम के लिए भी अच्छा है और इसके अलावा भी पाकिस्तान के लिए भी चलें, अच्छा इस टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कल से नौजवानों के लिए एक अच्छा वनडे कप का आगाज होने वाला है और जहां पर हम देखेंगे तो 16 इलाकाई टीमों जो है शिरकत कर रहे हैं इस वनडे कप के अंदर और 3 ग्रुप में इन्हें तकसीम किया गया है। इस वनडे कप के अंदर कराची, फैसलाबाद और लाहौर में ये मैचेस होंगे। 9 लाख से ज़ायद रकम जो है इसमें दी जाएगी जीतने वाली टीम को और दीगर खिलाड़ियों को भी इस टूर्नामेंट के अंदर। जावेद साहब क्या कहेंगे, कल से हम देखेंगे वनडे कप का आगाज हो रहा है लेकिन इस मौके पर जहां पर क्रिकेट का रुझान पीएसएल पर ज्यादा है, इस दौरान थोड़ा सा गैप रख देते तो शायद वो बेहतर नहीं होता। लेकिन उससे कबल 9 मार्च को इसका फाइनल मैच भी खेला जाना है। बिल्कुल मोइन भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि अंडर 16 वनडे कप हो रहा है और आपको पता 3 बड़े शहरों में हो रहा है, कराची, फैसलाबाद, लाहौर। लेकिन मैं वही आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि कम अज कम ये पीएसएल का जो शेड्यूल चल रहा है ना, पीएसएल के साथ इसको जो अटैच कर दिया है, हता कि इसके 3 ग्रुप बना दिए, 3 मुख्तलिफ ग्रुपों में खेलेंगी टीमें और इतनी बड़ी इनामी रकम मुझे अंडर 16 में पहली दफा जो है 9 लाख प्लस जो है नजर आ रही है। और कम अज कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये तो देखना चाहिए कि आप इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान HBL PSL कराने जा रहे हैं और उसके साथ ही ये आपने अंडर 16 का कप करा दिया, तो ये बहुत से मसले मसाइल प्लेयर्स के लिए भी होंगे, उनके पेरेंट्स के लिए भी होंगे, टीमों के लिए भी होंगे। तो बस थोड़ा सा ये डेटों पे जो है ना, इस पे मुझे इख्तलाफ है, लेकिन ये कि बहुत अच्छा साइन है कि कम अज कम पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद ये वनडे कप अंडर 16 का होने जा रहा है। अंडर 16 का जो है वनडे कप हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि कराची में भी मैचेस, पाकिस्तान सुपर लीग के 11 मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन जाफर हुसैन साहब से भी बात कर लेते हैं इसी हवाले से, क्योंकि आज महकमे मौसमियात ने ये पेशन गोई कर दी है कि कराची के अंदर जो है 25 से 29 तारीख तक शदीद बारिश का इम्कान है। जाफर साहब, कितना शेड्यूल मुतासिर होगा अगर बारिशें हो गई तो? ऑब्वियसली होगा, जाहिर सी बात है कि बारिश की और ख़ास तौर पे कराची की बारिश तो ऐसा है कि पानी स्टेडियम तक में पानी हमने देखा है कि घुटने तक आया हुआ होता है। जी हाँ, यही प्रॉब्लम है क्योंकि वो बिल्कुल ही ढलान की तरफ है स्टेडियम, तो चारों तरफ का पानी इस स्टेडियम में ही आके जमता है और ख़ास तौर पे ये जो स्टेडियम के बाहर आपने NCC इन दोनों जगह पे जो है ना पानी भरा हुआ होता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि तालाब का मंजर पेश कर रहा हूँ। उसमें मैंने जाके खुद रिपोर्टिंग की उस पानी में और इतना पानी था, मैंने खुद इसमें ये बज़ाहिर मतलब मैं अंदर था पानी के अंदर जो मैंने वहाँ पे रिपोर्टिंग की है। तो मेरे ख्याल में ये जो सिलसिला होगा अल्लाह बेहतर करे। और इतनी बारिश कराची वाले नहीं मानते भाई, कराची वाले कहते हैं बस अल्लाह ताला बरसाए ज़रूर, लेकिन ये है कि यहाँ के हालात के मुताबिक ही बरसाए। चलें, हालात के मुताबिक तो होंगे बारिश, अल्लाह ताला रहम करे, बारिशें रहमतें हमारे लिए जहमत ना बने। लेकिन स्टेडियम के अंदर की थोड़ी सी अगर हम बात करें ना, तो बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैंने कहा कि घुटने तक बारिशें का पानी मौजूद होता है। इसी पे थोड़ी बात करेंगे जाफर हुसैन साहब से मज़ीद, और क्योंकि अगर हम देखें तो इसके अगर मुतासिर होते मैचेस और फिर बारिशें ज़्यादा होती हैं जाफर हुसैन साहब, और घुटने तक पानी स्टेडियम में मौजूद होता है। इससे कबल महकमे मौसमियात ने पेशन गोई कर दी है कि 25 से 29 तक बारिश होगी। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इसको अपने शेड्यूल में रखेगा, मद्देनज़र रखेगा इन चीज़ों के कि ये घुटने तक पानी उन तक ज़रूर पता है? क्योंकि पाकिस्तान सिंध प्रीमियर लीग के अंदर भी हमने देखा कि एलिमिनेटर के मैचेस के दौरान वहाँ पर भी घुटने तक पानी हो चुका था। देखिए, कराची के जो ख़ास तौर पे मौसम है ना, वो बड़े धोखे देता है। कराची की भी 3 चीज़ें बड़ी मशहूर हैं जिसको हम कहते हैं 3 Ws, तो वो कराची में भी बहुत ऐसा चलता है। तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि कम बारिश हो। अभी तो प्रिडिक्शन है ना, लाजमी नहीं है कि आज मेरी जब महकमे मौसमियात सर्रार साहब से बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि पेशन गोई तो बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली बारिश की है, अल्लाह ना करे कि इतनी तेज़ हो, क्योंकि पिछले दिनों कराची की जो शहरी हैं वो इस चीज़ को भुगत चुके हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन देखें कहीं भी बारिश हो सकती है। हमने तो ऐसे ऐसी बारिशें देखी हैं जो कि उस दौरान भी मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर श्रीलंका में हो गया, हालांकि इतना हमसे बहुत ही मतलब छोटा मुल्क है, लेकिन वहाँ पे भी सहूलियात मुयसर हैं बारिश के बाद पिच को तैयार करने की, मैच करवाने की। तो अब पाकिस्तान में इतनी तैयारी है, इतनी सहूलियात हैं यहाँ पे जो मैच हो सकेगा, क्योंकि आपका एक ही ब्रांड है, वो है PSL। इस PSL के मैचेस अगर खुदा ना खास्ता बारिश की वजह से मुतासर होते हैं तो क्या इनके बदले में जो है ना ये फ्रेंचाइज इनको रीशेड्यूल मैचेस देंगी या क्या करेंगे, ये PCB को सोचना पड़ेगा। अगर इस तरह के वाकया हो जाता है, अगर बारिश हो जाती है, तो मेरे ख्याल में जाफर भाई इसको मद्देनजर रखते हुए महकमे मौसमियात की पेशनगोई को तो रिजर्व डे नहीं रख सकते, रिजर्व डे भी रख सकती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। शेड्यूल इन्होंने इतना टाइट बनाया हुआ ना कि उसमें रिजर्व डे बन ही नहीं रहा। आपका देखें, एक तो मसला ये है कि सियासी जंग चल रही है आपके पाकिस्तान में, मुल्क में, और उस दौरान आपका PSL हो रहा है। तो PSL का एक तरफ तो आप ये समझ लें कि उसकी जितनी एक चाशनी थी वो कम हो गई है। अच्छा, चाशनी पे आप क्योंकि बात कर रहे थे, तो इस चाशनी में हमने देखा कि जो लाहौर में मैचेस हो रहे हैं, जाफर हुसैन साहब, तमाशाइयों की तादाद पूरे स्टेडियम भरा हुआ नजर नहीं आ रहा, वरना इससे कबल हमने जितने भी मैचेस PSL के देखे हैं स्टेडियम खचाखच भरा हुआ नजर आता था। देखिए, लाहौर में ख़ास तौर पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो क्रिकेट की भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, और वहाँ पे अभी तो शुरुआत है। ज़्यादातर तमाशाई जो है ना वो आते ज़्यादातर आपके मिड के बाद ही हैं। तो लेकिन जाफर भाई मैं आपकी पहली बात से एग्री करूंगा, लाहौर में जब भी PSL के मैचेस होते हैं हमेशा स्टेडियम भरे हुए होते हैं। आपकी पहली बात जो है ना, इस सियासी जो माहौल बना हुआ है, सियासी माहौल को एक तरफ रखते हैं। जावेद साहब ने जिस तरह इससे कबल जाफर साहब ने एक बात कही थी, कराची की 3 चीजें बड़ी मशहूर हैं, वो 3 चीजों का इन्होंने जिक्र नहीं किया। 3 चीजें कह के तो निकल गए जाफर साहब, उन 3 चीजें क्या है ये हमें बता दें। देखिए, पूरी दुनिया में मशहूर है, और खासतौर पर इंग्लैंड के लिहाज से बड़ा मशहूर है कि वहाँ का वेदर होता है और वहाँ के जो वर्क होता है, और तीसरी चीज़ होती है वुमेन। तो किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो यही चीज़ कराची में भी है। अब ये शुरू हो चुकी है कि यहाँ पे भी 3Ws का जो है ना वो इतना एतबार नहीं किया जा सकता। तो अगर आप पूछना चाह रहे थे तो बता दिया। अदरवाइज़ ये है कि बारिश होती रहती है और हो जाती है, तो कैसे सहूलियात होनी चाहिए मैच पूरा करवाने की। अगर सहूलियात हमारे पास होंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, तो सारे मैचेस का इनेकाद हो सकेगा। सारे मैचेस का। चले जावेद साहब, आज का मैच जो खेला जा रहा है इस पर क्या कहेंगे? किस टीम को आप मजबूत देख रहे हैं आज के मैच में? मोइन भाई देखिए, दोनों टीमें जीत कर आई हैं और दोनों टीमें मजबूत हैं। जैसे जाफर भाई बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान की टीम कमजोर नहीं है भाई। रिजवान है, हेंड्रिक्स है, डेविड मेलान है, इफ्तिखार है। आप उनके पास बैट्समैन तो देखें, अभी तो बैटिंग आई नहीं पूरी उनकी, अच्छी तरीके से बैटिंग ही नहीं आई। तो ये आप शादाब खान की एक इनिंग खेल ली उसने। इनिंग आपने कहा था कि हो सकता है कि शादाब जो है इसीलिए ऊपर आ रहा है, को अपने आप को प्रूव कर रहा है कि पाकिस्तान टीम में आना है, वो कर ही यही रहा है, इसीलिए 1 डाउन आ रहा है। देखें एक मैच में तो रन बन गए, अब दोबारा तो देखें पूरा मैच, अभी टूर्नामेंट पड़ा, एक मैच हुआ, 9 मैच पड़े हुए हैं। उनको बॉलिंग भी प्रूव करनी है इस टूर्नामेंट में, अपनी बैटिंग भी प्रूव करनी है। तो आज जो बहुत तगड़ा मैच होने जा रहा है, और आपको पता है जो टीम चेस पे जा रही है वो टीम कामयाब हो रही है। दूसरी तरफ चेजिंग की बात हो रही है, तो उससे कबल हम बात कर ले, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग भी मजबूत है। नसीम शाह उनकी तरफ से खेल रहे हैं, उनके भाई वैद शाह बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। आप समझिए कम्बिनेशन है जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी बड़ा जबरदस्त बना हुआ है। हाँ, अभी हुनैन शाह को तो शामिल नहीं किया इस मैच में भी, तो मेरे ख्याल में तीसरा भाई को भी शामिल कर लेते तो एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं आप। देखिए, इस्लामाबाद की बैलेंस टीम है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बैट्समैन भी हैं, बॉलर्स भी हैं। जिस तरह बात कर रहे हैं जावेद साहब के वो जो मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे हैं, तो उसमें बैलेंस नजर नहीं आ रहा मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ हकीकतन, मुझे ये मेरी राय है, हो सकता है जावेद साहब से मेरी बात से इख्तलाफ करें लेकिन मामला ये है कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है उसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये बैटर्स और ये बॉलर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि परफॉर्म करते रहे हैं। अदरवाइज अगर हम चलते रहें कि भाई जीत और हार तो वही बात है कि किसका पलड़ा भारी होता है, जो बाजी ले जाता है वही बात है, लेकिन ऑन द पेपर जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो ऐसी दिखाई दे रही हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ज्यादा जोर लगी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो जीप रैली का इनेकाद हो रहा है। जाफर साहब क्या कहेंगे जीप रैली के हवाले से, चुलिस्तान में जो जीप रैली मुनक्किद होगी?
एक बड़ी अच्छी रैली है और आपको पता है कि एक हिस्टोरिकल जगह है चोलिस्तान, और उस चोलिस्तान का इसलिए ज़्यादा मशहूर ये रैली कहलाती है कि पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेस कहलाती है। तकरीबन 600 साढ़े 600 किलोमीटर का ये फासला होता है और इसमें 150 से ज़्यादा यानी कि 200 के करीब जो है ना जीप और गाड़ी और मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले के लिए जो है ना खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो कार रेसर होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी जो है ना वो एक मुकाबले का रुझान वहाँ पे होता है। और सबसे मज़ेदार बात यह थी कि वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो गांव से, मुख्तलिफ गांव से लोग उठ के जो है ना इस रैली को देखने के लिए आते हैं कि ये जो रेस हो रही है, और ख़वातीन हो या बच्चे हों या बड़े हों, पूरा एक जो ख़ानदान होता है वो आके वहाँ पे जमा होता है और बाकायदा जो है ना चिलअप करता है, वहाँ पे इस रेस से एंजॉय करते हैं। एक फेस्टिवल के तौर पर वहाँ पर ये मनाया जाता है। तो मेरे ख्याल में इस मरतबा भी जो ये इनेकाद किया जा रहा है चोलिस्तान रैली का, तो ये एक ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है। इसमें जो है ना आपके पंजाब गवर्नमेंट का भी इसमें हाथ है और वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, वो भी अपना एक तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करने में उनके साथ है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा फेस्टिवल होगा जिसमें कि एक मुकाबले का रुझान बड़ा बेहतरीन, मुकाबले का रुझान अच्छा दिखाई देगा। लेकिन कराची में भी एक इवेंट होने वाला है जिसकी बात गश्त पूरे शहर के अंदर दिखाई दे रही है। PSL के मैचेस से कबल सिंध गेम्स का आगाज़ होगा। 23 से 26 तारीख तक ये सिंध गेम्स खेले जाएंगे। जाफर साहब क्या कहेंगे, सिंध गेम्स का भी इनेकाद है इस दौरान, PSL से कबल जो यहाँ पर मैचेस खेले जाने हैं, लेकिन उससे कबल सिंध गेम्स है जो 6 साल के बाद हो रहे हैं। तकरीबन 5-6 साल बाद जो ये सिंध गेम्स हो रहे हैं, और एक अच्छी बात है कि इन गेम्स से जो है ना खिलाड़ी निकल कर सामने आते हैं। और इस मरतबा जो है ना वो ज़्यादा लागत में मैचेस खेले जाएंगे, ज़्यादा लागत लगाई जा रही है, और मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ी जो 6 साल से जिनके उम्र उस टाइम जो थे वो अंडर 19 के थे, अब बिल्कुल जो है ना वो पक्के हो गए, तो वो खिलाड़ी निकल कर सामने आएंगे जो कि पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे सिंध को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो एक अच्छी बात है। वो एक अलग बात है कि सिंध में भी इसका मौका देना चाहिए था, हैदराबाद वगैरह में, लेकिन ऐसे फैसिलिटीज़ बनी नहीं होगी, जिसकी वजह से मैंने जिस तरह पहले कहा कि एक सियासी हंगामा आराई जो चल रही है मुल्क में, उसकी वजह से खेल बहुत ही पीछे रह गए। और ये सिंध गेम्स का इस मौके पर इनेकाद मेरे ख्याल में उन लोगों को जो खिलाड़ी जो एक खेलने के तबके जो खिलाड़ियों का एक पूरा, आपको पता है कि खिलाड़ी हमेशा चाहता है कि वो खुले माहौल में जो है ना अपनी परफॉर्मेंस को दिखाए। तो मेरे ख्याल में एक सियासी माहौल से निकल के खिलाड़ी निकल कर सामने आ सकेंगे। बिल्कुल, सियासी माहौल से निकलकर खिलाड़ी इस सिंध गेम्स के अंदर निकलकर सामने आ जाएंगे। और अच्छी चीज़ है कि खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म काफ़ी अरसे के बाद सिंध गेम्स की सूरत में दिखाई दे रहा है। 41 गेम्स इस सिंध गेम्स के अंदर खेले जाएंगे और इस पर भी हम यकीनन अपने प्रोग्राम में अपडेट आपको नाज़रीन को करते रहेंगे वक्तन, और साथ साथ इसके मुख्तलिफ जो फुटेजेज हैं खासकर जो सिंध गेम्स के, वो अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाते रहेंगे। जाफर हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।